motion in a plane with constant acceleration. So कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात है. वी नो दैट एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस वी नॉट, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और t माइनस ज़ीरो. अगर हम ये कहें कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो शुरू से दिया गया है तो यही है. इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे हम काइनेमेटिक इक्वेशन डिड्यूस कर सकते हैं. जरा करो तो a बार ये वेक्टर t और वहाँ क्या आ जाएगा v माइनस वी नॉट, क्योंकि ये तो सभी के लिए ट्रू है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है कि नहीं. सो अब ये v नॉट यहाँ ले आओ तो v नॉट और प्लस ए टी, क्या ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. दैट इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. और इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, क्या ये दोनों कांस्टेंट हैं. तो वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी और टाइम. तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया. अब देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, क्या v नॉट प्लस ए टी के इक्वल है. तो जो वेलोसिटी है क्या उसे आप वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे भी लिख सकते हो, और इसे वी नॉट एक्स आई और प्लस वी नॉट वाई जे भी लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि किसी भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तो सदैव किए जा सकते हैं. और एक्सीलरेशन को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे भी लिख सकती हो. यहाँ तक की बात समझ में आई. इसको हमने दो कंपोनेंट में लिखा, रिजॉल्व कर दिया ना परपेंडिकुलर में. हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं कि नहीं, रिजॉल्व कर सकते हो कि नहीं. हाँ नहीं कुछ बोला करो. हाँ तो अब यहाँ पर वी एक्स आई, that is your reaction is necessary so that I can heat forward, otherwise it becomes difficult for me to conclude whether you have understood or not. So it is very important for a teacher. आप समझ गई हैं तो आप बोल दो हाँ सर समझ में आ गया. तो उससे क्या होता है कि हमें एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते. इतनी बात समझ में आई. हमने आई और जे को सेपरेट कर लिया है. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या आई के कंपोनेंट को आई से कंपेयर करें. तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स और प्लस ए एक्स टी, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया कि नहीं. एंड वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी. सो ये दो इक्वेशन आपकी बुक में दी हैं जो कि 4.33b में दी हुई हैं. तो इट इज़ जो भी हमारा प्लेनर मोशन है, इट इज़ नथिंग मोर देन द एग्रीगेट ऑफ टू लीनियर मोशन. तो ये तो लीनियर मोशन का एग्जांपल हो गया ना. लीनियर मोशन में यही तो पढ़ा था हमने कि एक्स एक्सिस पर कोई भी वेलोसिटी निकालनी है तो एक्स पर इनिशियल वेलोसिटी और एक्स पर एक्सीलरेशन. बोलो. सो यहाँ पर ये बात हम देख रहे हैं कि ये लीनियर मोशन का एग्जांपल हो गया. अब और आगे देखें ना. एक और भी बात है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट. आपकी जो भी पोजीशन है इट इज डिस्प्लेसमेंट. वेक्टर के फॉर्म में है तो डिस्प्लेसमेंट होगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी
अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या ये होती है? और इनटू टाइम, ये तो हमने देखा था कि ये हमेशा ट्रू है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो v नॉट है, और v को क्या लिख सकती हो? क्या v नॉट और प्लस AT, जैसा कि ऊपर देखा है? बताओ, ये लिख सकती हो? ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या 2v नॉट और प्लस AT, ये चीज़ लिखी जा सकती है, और बाहर t और बाई 2, और इन सब में वेक्टर लगा दो। अब यहाँ पर 2v नॉट t को अंदर मल्टीप्लाई करो, और 2 का डिवीजन करो, और यहाँ पर भी t का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस आर नॉट। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या v नॉट t और प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब जगह वेक्टर लगाओ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके दो कंपोनेंट करो, चाहे आर के या किसी भी चीज़ के कर सकते हैं कंपोनेंट। तो आर वेक्टर इट इज इक्वल्स टू आर नॉट को यहाँ लिखो, और प्लस वी नॉट टी और प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। तो आर को क्या लिखा जा सकता है? क्या XI और प्लस YJ, और आर नॉट को क्या लिखा जा सकता है? क्या X नॉट I X नॉट I और प्लस Y नॉट J, और V नॉट को क्या लिखा जा सकता है? V नॉट X I प्लस V नॉट Y J, यहाँ पर X भी छोटा ही होगा नॉट के बराबर, क्योंकि वो उसका सफिक्स है। और हाफ A को क्या लिखा जा सकता है? क्या AXI प्लस AYJ और T स्क्वायर, वही चीज लिख दी। अगर सबको एग्रीगेट करो तो X नॉट प्लस V नॉट, अच्छा इस पर T भी था बाहर, तो T भी लगाओ, तो V नॉट X T, और ये भी ले लो I वाला, हाफ AXT स्क्वायर, और ये सब किसके साथ आ गया? I के साथ। ऐसे ही Y नॉट प्लस V नॉट YT और प्लस हाफ AY T स्क्वायर, और ये सब किसके साथ आ गया? J के साथ। और यदि अब मैं दोनों तरफ x और y के कंपोनेंट कंपेयर करूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? क्या x नॉट प्लस वी नॉट XT और प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और y क्या आ जाता है? y नॉट प्लस वी नॉट YT और प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि दैट प्लेनर मोशन कैन ऑलवेज बी स्प्लिट इनटू टू लीनियर मोशन, चाहे वो वेलोसिटी की बात हो, चाहे वो पोजीशन की बात हो, किया जा सकता है। तो ये चीज आपके में 4.34b दी गई है। सो प्लेनर मोशन कैन ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रिजल्टेंट ऑफ टू लीनियर मोशन। Planar motion can always be studied as two separate linear motions, ऐसा हो सकता है। So motion in a plane can be treated as two separate simultaneous one dimension motion with constant acceleration along two perpendicular axes। बोर्ड में लिखा गया है with constant acceleration along two perpendicular axes। जैसे कोई एक मोशन है, और ये मोशन ऐसे चली,
अब किसी पॉइंट पर हमने वेलोसिटी निकाल ली, उस पर टेंजेंट डालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो हमें पता है। अब उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम करेंगे v के, तो ये इसका इधर की ओर प्रोजेक्शन क्या आएगा vx, इसका इधर की ओर प्रोजेक्शन क्या आएगा vy, ऐसा किया जा सकता है। फिर अगर वेलोसिटी में चेंज है, मान लीजिए ये v है और ये v डैश है, तो हम एक्सीलरेशन भी पता कर सकते हैं, ये v है और ये v डैश है, तो ये एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन के भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं, मान लो अब हमें पता चल गया कि एक्सीलरेशन ये है, सो दैट एक्सीलरेशन आल्सो कैन हैव इट्स y कंपोनेंट, कैन आल्सो हैव इट्स x कंपोनेंट, तो उसको भी दो लीनियर मोशन के तौर पर लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा a y और ये a x। अगर इसी में i कैप और j कैप लगा दो तो डायरेक्शन बन जाएगी, हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। जबकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x और y एक्सिस में v और a नहीं दिखाए जा सकते, इनकी जगह नहीं होती है, इसलिए इनको किस में दिखाया जा सकता है, इसको ये सिर्फ बताया जाता है कि इनके ये दो कंपोनेंट हैं। ये एक्स वाई प्लेन है तो ये हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही तो दिखाएगा, इसमें v ये तो नहीं दिखा देगा ना, तो ये पाथ दिखाता है, समझ में आया। और उस पाथ पे टेंजेंट लोगी तब वेलोसिटी आएगी, और दो वेलोसिटी का डिफरेंस लोगी तो डेल्टा v आएगा कि नहीं, और फिर t से डिवाइड करोगी तब एक्सीलरेशन आएगा, इतना करने पे एक्सीलरेशन आएगा, फिर उसके कंपोनेंट किए। तो ये चीज है। एग्जाम्पल 4.5 करो। A particle starts from origin at t is equals to 0 with a velocity, इस स्पीड से चलता है तो ये उसकी v नॉट हुई, कितनी है 5i कैप मीटर पर सेकेंड, ओरिजिन से चल रहा है शुरू में, एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी दिया है, एक्सीलरेशन कितना दिया है 3i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट, अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जब इसका x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो गलती अब हम नहीं करेंगे जो हमने उसमें की थी, हम r निकालेंगे, क्योंकि r से ही तो कोऑर्डिनेट का पता चलता है। तो r क्या होता है बताओ, क्योंकि वो ओरिजिन से चल रहा है तो r नॉट क्या हुआ बताओ, जब ओरिजिन से कोई चीज चल रही होगी तो r नॉट 0i और प्लस 0j नहीं हो गया, समझ में आया। तो r जो है वो क्या होता है xi + yj, हमने r नॉट v नॉट a की वैल्यू रख दी है, i के सब एक साथ असेंबल करो तो 5 + 3/2 5t + 3/2 t स्क्वायर और i कैप, और यहाँ पर देखो हाफ से 2 को मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ t स्क्वायर आएगा और j कैप आ जाएगा। तो इससे x क्या हुआ, क्या 5t + 3/2 t स्क्वायर हुआ, जिसको कि कहा गया है 84, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो क्या 168 आ जाएगा। तो 3t स्क्वायर + 10t और -168 इज इक्वल टू 0, तो t क्या आ गया -10 और +√10 स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सो -10 + -√100 और +168 में 12 का मल्टीप्लाई करो
516/6, तो ये चीज़ आ गई हमारी। मोशन क्या बनी? 5t और t²j, तो 5t + 1.5t² बनी है। और जब इसका x कोऑर्डिनेट 84 है, 84 भी लग गया, इसका डबल कर दिया, तो क्या चीज़ आई? 2116/6। 2116 का कुछ हो सकता है? 16, 516, 8, तो 6 कब आएगा? 32, 45, 6, 6 करो तो 36, 38, 51, 46 आ गया। तो -10 + -46/6, तो माइनस माइनस तो साइन डिस्कार्ड कर दो, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो -10 और +46/6, दैट इज इक्वल टू 36/6 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t। तो 6 सेकंड हो गया। अब 6 सेकंड में y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट t²j है। यहाँ से दिखने में पता चलता है कि y क्या है, तो t²j। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू t², j तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इधर में भी j का कंपोनेंट लिया, इधर भी j का कंपोनेंट लिया, तो y इज इक्वल टू 6 × 6, तो 36। तो इसका y कंपोनेंट क्या हो गया? 36 मीटर है। सो एट द टाइम व्हेन x component is 84 meter, its y component is 36 मीटर। बात समझ में आई कि कहीं बताना है? अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है? y कंपोनेंट 36 हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल का क्या फार्मूला होता है? v। क्या v0 + at? तो हमें डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब चीजें हम रख देंगे। v0 कितना है? क्या 5i? एक्सीलरेशन कितना है? क्या 3 + 2, 3i + 2j इंटू t। तो 5 ये है और 3t, ये सब i के कंपोनेंट हुए और j के कंपोनेंट क्या हुए? 2tj। तो ये वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 + 3 × 6 और 2 × 6j, 18 + 5 23i + 12j। तो ये वेलोसिटी हो गई। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 23 का स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर मुझे मालूम है। क्या होगा स्क्वायर? 529। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3, 8, 7, 6, 673 आ गया। 673 का रूट बताओ। तो 25.94 को 26 लिखा गया है। तो सिर्फ स्पीड पूछ रहा था, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन।
एक कहीं और जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कि एक है कि बारिश हो रही है और हवा चल रही है, तो फिर बारिश अगर हो रही है और हवा इधर चल रही है तब तो बारिश इधर चली जाएगी। अच्छा, बारिश अब इधर चली गई, अब मैं चल रहा हूँ, तो मेरे चलने से जो बारिश हो रही है किसी भी डायरेक्शन में हो रही है, हवा के चलने से बारिश सीधी नहीं होती, कुछ ना कुछ एंगल पर होती है। तो मुझे बारिश कैसी दिख रही है? क्या अगर आप स्कूटी पे बहुत तेज चलो और तो क्या सामने से ऐसा लगता है हेलमेट पे ही पानी आ रहा है? या कार है आपके घर में, कार में चलोगी तो लगेगा जैसे सामने जो है विंड स्क्रीन पे ही छींटे पड़ रहे हैं, सारे सामने से ही बरस रहा है। तो धीमे चलोगी तो ऐसा नहीं लगेगा। तो हमारे रिस्पेक्ट में रेन की क्या स्पीड है, उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि हमारे चलने से तो रेन की डायरेक्शन नहीं बदल जाएगी ना, वो तो विंड के चलने से होती है। तो विंड के चलने से जो स्पीड होती है उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। और हमारे चलने से, हम बाइक लेके निकल गए या स्कूटी लेके निकल गए, तो हमारे चलने से जो रेन की स्पीड होगी उसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हमें रेन कैसी दिख रही है, ये रिजल्टेंट है। जो वी आर है ये कैसी है, रिजल्टेंट, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपने देखा ना कि बोट चल रही थी नॉर्थ में, अब पानी बह रहा था कहीं और, तो फिर उसकी वजह से वो रिजल्टेंट होगी, क्योंकि पानी के बहने से बोट अब उधर नहीं जाएगी। अगर आप स्ट्रीम पे तैर के जा रहे हो, तो स्ट्रीम पे तैर के जा रहे हो और पानी बह रहा है इधर की ओर, तो आप सीधे नहीं जा पाओगे। आप सीधे जाने की कोशिश करोगे, पानी उधर ले जाएगा, यहाँ गिरोगे जाके, तो इधर पहुँचोगे सीधा। तो ये जो जाना है ये रिजल्टेंट है। लेकिन एक आदमी यहाँ वॉक करके जा रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसका आना और जाना, तो उसको आदमी कैसा दिख रहा है, तो वो क्या होगा? बोलो, बात समझ में आई? और ये वेलोसिटी ऑफ वाई है, तो ये ऐसे जाएगा, यानी ऐसे है, और ये स्ट्रीम है, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा इसका। रिजल्टेंट और रिलेटिव में यही अंतर होता है। तो अब जरा देखो, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का पता करना है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो जैसे इसमें भी वही फार्मूला है, वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जबकि ए में ऑब्जर्वर बैठा है। इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मान लीजिए कि अगर एक कार जा रही है और कार जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और एक बस भी जा रही है इधर, तो बस जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ बस, लेकिन वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वेलोसिटी हमने गलत लिख दी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे पढ़ा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ा जाएगा, बी। जो पहले होता है उसकी वेलोसिटी होती है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। कार की कितनी वेलोसिटी है, क्या 80 आई है, और बी की कितनी है, क्या वो 40 आई है, तो ये 40 आई बचा क्या? बस वाले को ये लगेगा कि जो कार है वो 40 आई से जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। बोलो, बस में बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा कि कार जो है वो 40 से नॉर्थ में जा रही है, यही लगेगा कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, फार्मूला यही है। लेकिन चूंकि अगर कोई ये कहे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, तब उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ए बी, अब इन दोनों में निगेटिव का अंतर है, क्योंकि माइनस कॉमन लो तो यही आ जाएगा कि नहीं? तो ये भी एक फार्मूला है। फिर भी दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे
क्या वो समान होंगे? अगर कार इधर जाती हुई दिखाई दे रही है तो क्या कार वाले को बस 40 की स्पीड से पीछे जाती हुई दिखाई देगी? है तो वही। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड समान होंगे लेकिन डायरेक्शन के मामले में अपोजिट होगा। तो इस चीज़ को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दैट इज एग्जाम्पल 4.6। एग्जाम्पल 4.6 कहता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड। तो रेन अगर गिर रही है वर्टिकली और वुमेन किधर जा रही है? वुमेन, ये जो रेन है ये 35 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। क्या वुमेन के जाने से रेन बदल जाएगी? क्या टेढ़ी मेढ़ी चलने लगेगी कि वो वैसे ही गिरेगी? सड़क पे सैकड़ों आदमी चलते हैं कि लोगों के चलने से थोड़ी ना बदलेगी रेन। हवा के चलने से बदल सकती है, तब रिजल्टेंट होगा, लेकिन हमारे आपके चलने से नहीं बदलेगी। वुमेन राइड्स विद ए स्पीड इन ईस्ट। तो वुमेन किधर जा रही है? ठीक है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इधर जा रही। तो सिर्फ 12 से जा रही है, तो छोटा वेक्टर बनाओ, उसी के प्रोपोर्शन में बनाओ। तो इट इज राइड्स ए बाइसिकल, तो वी भी लिख दो, बाइसिकल पे चल रही है और ये रेन है। अच्छा ये बताओ डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल क्या बोला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल होगा? फार्मूले के हिसाब से बोलो, बताइए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर तो ये दिख रहा है जैसे वी आर और प्लस माइनस वी भी हो गया, तो क्या इसका उल्टा कर दें? तब माइनस वी भी आ जाएगा और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के जोड़ दें, तो ये वेक्टर क्या आएगा? क्या यही वेक्टर वी आर माइनस वी भी होगा? सो ये जो वेक्टर है ये कौन सा आ गया? वी आर माइनस वी भी वेक्टर हो गया। अच्छा तो जरा हम देखें कि ये चीज हो गई, ये वेक्टर कौन सा हो गया? इन दोनों को सम करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था तो हमें पलटना पड़ा। और फिर यही जो चीज है क्या यही वी आर भी है? तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना, यही चीज तो चाहिए और यही वी आर भी है, रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। तो अब हम निकाल लें, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जबकि एक 12 है और डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। सो मैग्नीट्यूड निकालिए। सो वी आर बी इज इक्वल टू, सो इट इज रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो चाहे तो माइनस वी बी का स्क्वायर भी ले सकती हो, तब भी वही बात आएगी। ये लिखो, तो क्या चीज़ हुआ बताओ कि इट इज मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, सो इट इज 35 का स्क्वायर और प्लस दूसरी चीज़ क्या है? ठीक है, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है और बस हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये लिया और ये लिया, तो 12 का स्क्वायर। तो 35 कितना होता है? 1225, चेक कर लेना, 144। तो 1225 और 144, 9631 रूट 1369। तो ये बताओ ये कितना आ गया वी आर बी? सो 37, उसे लगेगा 35 से रेन नहीं गिर रही है। अगर हमारी भी कुछ स्पीड है तो हमें लगेगा रेन तो बड़ी तेज गिर रही है, मीटर पर सेकंड। अच्छा रेन नीचे गिर रही थी, बाइसिकल से वो इधर जा रही थी, ये वी बी है, लेकिन ये वी आर है। फिर हमें वी आर माइनस वी बी चाहिए था, हमारा फार्मूला कहता था कि वी आर माइनस वी बी दो, तो हमने माइनस वी बी किया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ देने से क्या हुआ?
हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और ऐसे कर दिया। तो ये जो चीज़ आई है यही वी आर माइनस वी बी हो गया या वी आर भी हो गया, यही वी आर माइनस वी बी है। अच्छा, अगर वो बाइसिकल से इधर जा रही है तो रेन उसे ऐसे गिरती हुई लगेगी, हमेशा उसको लगेगी जैसे सामने से रेन आ रही, जबकि रेन अच्छी खासी सीधी गिर रही थी, लगेगा उसी के हेलमेट पे गिर रही। अगर उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी होती और ये रेन ऐसे ही गिर रही है तो क्या अब हम इसको पलटते तो और एक पैरेललोग्राम बनाते तो ये आता। तो उसके बाइक या स्कूटी के तेज कर देने से क्या उसे लगेगा कि रेन की अब ये डायरेक्शन हो गई, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, तो क्या लगेगा अब रेन ऐसे आ रही है। अगर वो अपनी स्पीड इनफाइनाइट कर दे तो लगेगा कि उसी के ऊपर रेन गिर रही, क्या सामने से ही आ रही। तो अब ये जो रेन आ रही है तो पूछा जा रहा है कि वो किस एंगल पर छतरी होल्ड करे। तो छतरी तो आपको हमेशा सामने होल्ड करनी पड़ती है। किसी को देखा है कि छतरी पीछे झुका के कोई होल्ड करता है? बोलो, कि नहीं देखा? हमने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि जिधर चलोगे उधर ही से रेन आती हुई प्रतीत होगी, होती है कि नहीं? आप चलोगे देखो दिख भी रही है, यहाँ रिजल्टेंट वही बनेगा, चाहे वॉकिंग ही क्यों ना कर रहे हो। तो अब ये एंगल कितना हुआ? क्या जो ये एंगल है वही ये एंगल है? तो ये tan थीटा कितना हुआ? ये 12 है और ये कितना है? क्या 35 है। तो tan थीटा कितना हुआ? 12/35। इसकी वैल्यू बताओ। वो डाउनलोड कर लिया था नेचुरल टेंजेंट्स। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बता। 0.3428। तो उसको डाउनलोड कर लो जिससे कि आप हमें अपने आप वैल्यू बता सको, हमें बार बार दिखाना ना पड़े। चलो अब 0.3428 की वैल्यू हमें देखनी है। तो 3428 कहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो अपने हिसाब से एक्सपेंड करो इसको। 3428 इसी में है, स्क्रीन एक्सपेंड करो अपने हिसाब से और देख कर बताओ कहाँ पर पड़ रहा है। जूम करो। दिखा कहीं? थ्री 3428 के आसपास भी रह सकती हो, जरूरी नहीं है कि 3428 ही रहे। 18.3428 सही है। तो थीटा कितना हो गया? 18.9 डिग्री। स्टेटमेंट बताओ क्या लिखें? शी हैज टू होल्ड, बोलो पूरा सेंटेंस। सेंटेंस बताइए। किधर? किधर? दैट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ की वेस्ट ऑफ नॉर्थ? एट वेस्ट ऑफ नॉर्थ फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अच्छा ये बात आपको सब समझ में आ गई है।
we will come to projectile motion. एक मिनट. If something is thrown at certain angle, then it is called projectile. If something is thrown from ground से भी कर लो या from certain height, किसी hill से कर सकते हो, certain height, then at certain angle, किसी एंगल पर फेंका जाए. थ्रोन को प्रोजेक्टेड कहते हैं. प्रोजेक्ट का मतलब फेंकना. एंगल, देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. इट इवेंचुअली कम्स बैक, ये अंततोगत्वा धरती पर आ जाएगा. इवेंचुअली कम्स बैक टू अर्थ अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. फॉलोइंग सर्टन प्लेनर, उसका एक प्लेनर पाथ होगा. सो प्लेनर, हाँ, पैराबोलिक पाथ होगा. वो हम बता देंगे क्यों पैराबोलिक होगा, उसको आपको प्रूव भी करा देंगे. पैराबोलिक पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पाथ. तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड projectile path. Yeah, path of projectile, and such motion is called projectile motion. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे प्रक्षेपास्त्र होता है, तो प्रक्षेप का मतलब प्रोजेक्टाइल होता है. तो अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए मैंने किसी एंगल पर किसी चीज़ को फेंका, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना जाता है. सो ये जो थीटा है और जिस पे आपने v0 स्पीड से फेंका है, तो उसको थीटा को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और जितनी दूर पर गिरेगा अर्थ पर, उसे क्या कहेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड ऑन अर्थ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट फॉल्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो रेंज क्या हो गई, द डिस्टेंस on earth from the point of projection to the point where it falls is called, इसकी रेंज है जिसको परास कहते हैं. द मैक्सिमम हाइट विच इट अटेन्स, तो वो एच मैक्स कहलाती है. तो यानी वास्तव में यहाँ पर ये चीज एच मैक्स है. एच मैक्स क्या होता है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट it attains during its projectile motion.
is called h max. Time of flight the time for which projectile remains in air. Here before touching the ground. Before touching the ground. इसको TF कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारी बात हो गई। तो अभी हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि एच मैक्स क्या हो गया, रेंज क्या हो गई। अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ को फेंका है, तो फेंकने पर ये जब इधर फेंका जाएगा और फिर ये ऐसे गिरेगा, तो ऐसे गिरने पर अगर इसकी इधर प्रोजेक्शन ली जाए तो इधर देखने वाले, इधर से टॉर्च की रोशनी डालो और टॉर्च की रोशनी डालो और इधर प्रोजेक्शन लो, तो प्रोजेक्शन जब इधर लिया जाएगा तो ये देखा जाएगा ये चीज़ यहाँ जा रही है, वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद अब ये यहाँ से लौट आई, वर्टिकली तो यही है ना इसका कंपोनेंट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। तो देखने वाले को लगेगा अगर इसकी यहाँ छाया बनाई जाए तो यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट है। हर पॉइंट पे इसका ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में किया जा सकता है, एक वाई एक्सिस में किया जा सकता है। तो ये इसकी वी नॉट है और ये थीटा है, तो इधर की ओर इसका क्या कंपोनेंट होगा भाई, इसका प्रभाव जो भी होगा वी नॉट का, आप निकाल सकती हो कि वी एक्स क्या होगा। वैसे मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर ये वी नॉट है तो क्या ये वी नॉट कॉस थीटा इधर का कंपोनेंट नहीं हुआ, जिसे हम वी एक्स कहें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बताएं निकाल के, इसे वी भाई वी एक्स मान लो ना, तो कॉस थीटा क्या हुआ, क्या वी एक्स बाई वी नॉट नहीं हुआ, बोलो। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये Vx है, इसको Vx माना इतने को, इसको Vx, तो बताओ cos थीटा क्या हुआ इस ट्रायंगल के लिए, क्या बेस बाई हाइपोटेनियस, तो Vx क्या हुआ, V नॉट cos थीटा हुआ कि नहीं, तो ये इसका प्रोजेक्शन हुआ कि नहीं अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसे क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट। अच्छा, इसी का इधर की ओर देखो तो क्या पता चलेगा, ये इतना, यही तो वी वाई है। अगर फ्री वेक्टर ले लो तो ये वी वाई है या वी नॉट वाई, यहाँ नॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल है ना, तो इसे वी नॉट वाई लिख दें। जरा यहाँ से देखो वी नॉट वाई, ये भी तो वी नॉट वाई होगा, तो साइन थीटा निकालो, क्या ये वी नॉट वाई बाई वी नॉट होगा, बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो v नॉट y छोटा सा लिखा जाएगा, इट इज v नॉट साइन थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा ले लो, या अगर 90 माइनस थीटा लिखना चाहती हो तो cos 90 माइनस थीटा लिखोगी, तब भी साइन लेना है, हर तरफ cos लिया करो, साइन तो बाद में आ ही जाएगा ना, समझ में आ गई ना बात, जैसे हमने अल्फा बीटा गामा में किया था, क्योंकि इधर थीटा इधर 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा से ही तो साइन आया है। कहीं पर भी प्रोजेक्शन लेना है तो कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, cos,
कॉस लिया था इधर कि नहीं, और अगर मैं इधर 90 माइनस थीटा लिखूं और इधर भी कॉस लूं, क्योंकि एंगल ले लें यहाँ पे और इसका इधर प्रोजेक्शन, तो कॉस 90 माइनस थीटा से ही साइन आया है क्या? तो किसी भी तरफ अगर प्रोजेक्शन लेना है तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, यही बताना था। तो अब ये जो चीज आई है v नॉट y, ये क्या है बताओ? इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ ऊपर की तरफ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देख लिया कि इस इनिशियल वेलोसिटी के, जिसे कि v नॉट कह रहे हैं, हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक v नॉट कॉस थीटा कर दिया और एक v नॉट कॉस थीटा कर लिया, और दूसरा कौन सा है? v नॉट साइन थीटा इधर की ओर। दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, अब अगर मान लो ये हवा में कितनी देर रहता है? TF टाइम तक, टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कितनी है? TF। सो TF को कैपिटल लिखा गया है। सो अगर तो ये TF टाइम तक रहता है, तो ये तो लगातार इधर चलता चला जाएगा TF टाइम तक। मान लो TF इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है हवा में रहने की, तो ये बताओ डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, इट इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी। इस पे तो कोई ग्रेविटी इधर तो नहीं काम कर रही ना, ग्रेविटी इधर ले जाती है क्या? ग्रेविटी वो तो ऊपर नीचे वाली होती, नीचे लाती है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी, अगर रोल कर दो बॉल को तो तब भी ग्रेविटी काम करती है क्या? तब नहीं करती है। रोल करने पे कहाँ काम करेगी? अगर कैरम बोर्ड पे रोल कर दो कोई बॉल तो काम करेगी क्या? जब ऊपर फेंकोगी तभी तो काम करेगी ना, बताओ। तो ये चीज समझ में आई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या ये v नॉट कॉस थीटा इंटू TF हुआ रेंज? क्योंकि इस तरफ की ओर एक्सीलरेशन 0 है ना, कुछ एक्सीलरेशन थोड़ी ना लग रहा है। अब इसमें एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या है? इसमें जो AY है वो -g है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है ना एक्सीलरेशन, और ये इसका y कंपोनेंट है, v नॉट y। अच्छा, अब ये देखो कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ? Vy क्या 0 हो जाएगी एट एच मैक्स? तभी तो लौटेगा ना यहाँ से प्रोजेक्शन। अगर कोई सिर्फ इस दिशा में देख रहा है, बॉल यहाँ गिरी, लेकिन तुम दीवार में उसकी छाया देख रही हो, तो छाया ऊपर जाते और नीचे आते ही तो दिखेगी, और उसकी जमीन पे छाया देख रही हो तो लगातार कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिखेगी। बॉल तो चल रही है हवा में प्लेनर पाथ में, लेकिन इसकी छाया अगर दीवार पे देखो, एक जमीन पे देखो, तो यहाँ से देखने वाले को इसकी छाया दीवार पे कैसी दिखेगी? लगा उसको ये लगेगा ना बॉल ऊपर गई और नीचे आई। तो अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई अलोंग y एक्सिस? तो y एक्सिस में हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर v इज इक्वल टू u प्लस AT, या v नॉट, y एक्सिस पे ही सब ले रहे हैं, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अच्छा ये बताओ v नॉट क्या है? यहाँ से देख के बताओ कि y एक्सिस पर v नॉट क्या है? v नॉट y एक्सिस पर, तो क्या ये यही है? अभी ऊपर नहीं लिखा था v नॉट y? v नॉट y कंपोनेंट है कि नहीं? तो ये v नॉट साइन थीटा, बुक में थीटा नॉट भी लिखा है, चलो थीटा नॉट लिख लो, थीटा एक ही बात है। और a की जगह क्या -g कर दें, क्योंकि चीज ऊपर जा रही है और पीछे से कोई खींच रहा है। तो अब देखो ये इधर आ गया -v नॉट साइन थीटा, और उधर क्या -gt हुआ, तो बताओ t क्या हुआ? -v नॉट साइन थीटा और अपॉन -g। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा क्या उतना ही नीचे आने में भी लगेगा? वही बात है, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना।
अब 0 से फिर यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरीके से कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, क्या ये 2t हो गया, ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने में लगा समय तो सेम होता है। सो 2 टाइम्स v नॉट साइन थीटा बाई जी। तो ये एक फार्मूला बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। इतनी बात समझ में आई। अब जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया है तो रेंज निकालो। रेंज आपने क्या बताया था, क्या v नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज आपने क्या बताई थी, क्या v का x कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो भी v नॉट का x कंपोनेंट, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही हमेशा रहेगी, उसमें कौन सा बदलाव आने वाला है जबकि एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, बोलो। नहीं समझ में आई बात ये, न समझ में आए तो बता दें, बोलो। यही तो v नॉट x है। अब इसी में मैं TF से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये नहीं बदलेगी, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। तो TF कितना आया है ऊपर देखो, तो v नॉट कॉस थीटा और इंटू 2v नॉट साइन थीटा और अपॉन g। ये बताओ कि v नॉट का स्क्वायर लिख लो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। कोई फार्मूला है आपके पास? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। चलो, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो क्या ये रेंज आ गई और ये भी एक फार्मूला बन गया। अच्छा, अब हम पता करेंगे कि ये कितनी हाइट तक जाता है। तो दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट अटेंड h max, h इज इक्वल्स टू ut v नॉट yt, सब y एक्सिस पे लेंगे, और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर y एक्सिस पर। सब कुछ तो y एक्सिस पे लेना है, y लिख लो, टीचर कह सकते हैं तो लिख लो, है तो y एक्सिस पर ही h max। अच्छा ओके, मतलब ठीक कर दें। ठीक हुई। चलो अब ये बताओ कि v नॉट y क्या था, क्या v नॉट साइन थीटा था y एक्सिस पे कंपोनेंट। y एक्सिस पे कंपोनेंट क्या यही था? अच्छा, ऊपर जाने में लगा समय, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मत देखो, सिर्फ ऊपर जाने में लगा समय, क्योंकि वहीं पर v जो है vy 0 हो चुका है। ऊपर जाने में लगा समय कितना है, क्या ऊपर जाने में लगा समय दैट इज t, ये था। यही था क्या? तो उसी से मल्टीप्लाई करो कि इतने समय में वो किस हाइट पे पहुंच गया। तो वो क्या था, इट इज v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा बाई जी, और प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या माइनस जी है, और टी स्क्वायर। टी भी क्या है, टी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, v नॉट साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, तो वो भी लिख लो, v नॉट साइन थीटा बाई जी। जो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिख दिया, ये दोनों सेम ही तो है, t ही तो है। तो मल्टीप्लाई करो v नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और वहाँ से क्या आएगा, जी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ जी v नॉट
साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, तो क्या एक जी कट गया, और वी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और बाई जी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, क्या 1 माइनस हाफ बचा। तो ये हाफ आ जाएगा। सो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्या यही एच मैक्स हुआ। एच मैक्स हुआ वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टी एफ क्या हुआ, क्या 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, वी नॉट साइन थीटा बाई जी का डबल। और आर क्या हुआ, रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सब जगह 2 है लेकिन अलग अलग जगहों पर है। देखो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नीचे है, यहाँ 2 यहाँ है, यहाँ 2 यहाँ है, इस पे स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर नहीं है। तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, फार्मूले पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये 3 चीज़ें आपको बता दी कि किस किस तरीके से काम करता है। नाउ एग्जाम्पल 4.9 पे आओ। So what is example 4.9? A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in an angle of 30 degree. तो 30 डिग्री पर फेंकी गई, और किस स्पीड से फेंकी गई, 28 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन बाई एच मैक्स के लिए क्या फार्मूला बताया, कुछ डिकोड करोगे, याद आ रहा है। थीटा बाई 2g, तो v नॉट है 28 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और 2g करो, तो 2 इंटू जो भी वो g ले रहा है 9.8 ले रहा है। अब हमें इसमें आपकी मदद चाहिए होगी, कुछ चीज़ें तो मुझे पता हैं लेकिन कहीं कहीं तो आपकी मदद हमें चाहिए होगी। बताओ क्या लिखूं। क्या आया, क्या बताओ क्या आया। 784 और नीचे चलो ठीक है 19.6 लिख दें, 19.6 लिख दिया। 784 पूरा ही बता देती एक बार में, 19.6। चलो बताओ कितना है। कट ही जाएगा ना ये तो, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। 784 और ये है 78.4, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। तो अब ये एच मैक्स हो गया, और क्या कह रहा है, द टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सेम लेवल। टी एफ का फार्मूला बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। जी ठीक है, वी नॉट को यू भी बोल सकती हो कहीं, उसमें हर्ज नहीं है। सो 2 इंटू 28 साइन 30 डिग्री अपॉन 9.8। तो साइन 30 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये हाफ होता है, और ये 9.8 का इसके साथ कुछ करो, देखो कितना आता है।
ठीक है, 2.9 बुक में दिया है। रेंज बताइए, रेंज का फार्मूला। ये √3/2 हो गया, ये 9.8 हो गया। अब 9.8 से ये कैसे कटेगा? 2 से कट कर दो, 2 से 2 3 6 2 9 18 9 3 27 9 चौको 36 8 चौक 32 40 आ जाएगा। तो 40 √3 की वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू बताओ। 4 3 12 4 17 28 29 4 4 2 6 40 आया है, तो 69.28 आ गया। तो बुक में कितना लिखा है? 69, तो ये 69 मीटर हो गया। तो 3 फार्मूले आपको पता चल गए क्या क्या है। तो ये फार्मूले आप याद कर सकती हैं। ओके, अब इसी के आगे आपको 11:45 पे फिर से क्लास होगी। वेलकम।